सबाई के जोहार। तो चलो आज क्लास हमरा करो भाषा के विविध रूप। एक आगू क्लास हमरा करी लेलाई हो भाषा की परिभाषा तथा उनके प्रकार। ये क्लासटा हमरा भालो भावे करी लेलाई हो और जारा जारा नहीं देखलाई है वो क्लासटा जाइखन देखी लेबे। ठीक है। तो आज क्लास हमरा करो भाषा के विविध रूप। ठीक है। तो सबाई सुनबे है भालो करी और ध्यान से बुझे कर क्वेश्चन करबे। लास्ट क्लास जेटा हमरा करो रही भाषा की परिभाषा तथा उनके प्रकार ओटा क्लास नंबर 5 लगले और आज क्लासटा क्लास नंबर 6 लगे। बुझे गला है। और क्लासटा स्टार्ट करे पहल क्लासटा के लाइक कर देबा और नया लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेबे ताकि कुड़मालिक बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे। तो चला देरी नहीं करो क्लासटा जल्दी स्टार्ट करल जाए और पूरा एकदम कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ब ताकि कबो भूले कर जैसे मौका ही नहीं देवे। ठीक है। तो सबाई ध्यान से बसी जाबे है और सुनबे है और बुझबे है कि मैं किना कहे हो भाषा कर विविध कर रूपे के बारे सेटा ध्यान से सुने कर क्वेश्चन करबे है। हेडिंग टाइम सबाई देखे पा रहे हैं देल गला है भाषा के विविध रूप। विविध माने किना हो न विभिन्न रूप। विभिन्न माने डिफरेंट जाके अलग अलग रूप। जैसन उदाहरण एक द्वारा तोरा के बुझाए जैसन हिंदी तो हिंदी करो विभिन्न रूप है माने आलेदा आलेदा रूप है। जैसन हिंदी को रही गए खड़ी बोली हिंदी अगर बाद ब्रज भाषा हिंदी तो यह नियर हिंदी करो आलेदा रूप है। से रकम आरो भाषा है जाकर आलेदा आलेदा रूप आहे। तो किना को है ध्यान से सुनबे। समाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा का इतिहास और भूगोल प्रयोग और निर्माता आदि के आधारों को लेकर अनेक रूप बन जाते हैं। मतलब समाज में जो प्रयोग की जाती है भाषा विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है समाज में तो हर भाषा का एक अलग अलग रूप है। किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और ओरिजिनेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं निर्माण के आधार पर, उसके आधार पर भी भाषा का विभिन्न रूप है, अलग अलग रूप है। ये वाला लाइन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। भारत में एक समय संस्कृत बोली जाती थी। भारत जो हम लोग का देश है यहाँ पर एक टाइम पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी और यह भी कहा जाता है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और इसी भाषा से अलग अलग भाषा की उत्पत्ति हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर कालांतर में पाली, फिर प्राकृत और इसके पश्चात अपभ्रंश बोली जाने लगी। यानी कि पहले तो संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, समय का परिवर्तन होता गया तो संस्कृत से किस में चेंज हो गया? पाली भाषा में। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे पाली से प्राकृत भाषा में आया और प्राकृत भाषा के बाद प्राकृत भाषा से उसका अपभ्रंश मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सब भाषा, उससे धीरे धीरे अलग भाषा बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ तक समझ गए कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत बोली जाती थी खास करके हमारे भारतवर्ष में। उसके बाद फिर पाली आया, उसके बाद फिर प्राकृतिक आया, उसके बाद अपभ्रंश भाषा बोली जाने लगी। मतलब उसी से टूट के अलग अलग टाइप का मतलब उसका जो बोलने का टर्न है, उसका जो भाषा बोलने का तरीका है वो धीरे धीरे चेंज होता गया। यानी कि भाषा एक ही था संस्कृत, लेकिन उससे धीरे धीरे क्या हुआ, उसका अनेक रूप बन गया। तो वही चीज़ हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, यह भाषा का इतिहास है जिस पर उसके सभी ऐतिहासिक भेद आधारित है। ये जो हमने कहा कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनने लगी, ये किसके आधार पर, किसके आधारित पर कहा गया न? इतिहास के आधार पर। मैंने शुरू में ही जो लाइन दिया गया था उसमें कहा था कि भाषा का जो विविध रूप है ये किसके आधार पर कहा गया है? इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माण के आधार पर। जो ये सारी जो भाषा धीरे धीरे बदलती गई समय परिवर्तन के अनुसार, तो ये किसके आधार पर हुआ? न इतिहास के आधार पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए लाइक तो ठोक दीजिएगा। भाषा के एक दूसरे प्रकार के रूप भौगोलिक रूप कहलाते हैं। जिस प्रकार इतिहास का एक रूप है उसी प्रकार भौगोलिक के आधार पर भी अलग अलग रूप है। किसके आधार पर? भौगोलिक के आधार पर।
भौगोलिक दृष्टि से अधिक व्यापक रूप भाषा है, फिर बोली है और उससे भी संकीर्ण स्थानीय बोली है। यानी कि कहा जा रहा है कि भौगोलिक रूप भी है भाषा का। तो भौगोलिक के दृष्टि से जब देखा जाता है तो भौगोलिक की दृष्टि पे सबसे जो व्यापक रूप मतलब विशाल रूप में क्या है न भाषा है। उसके बाद भाषा के बाद क्या आता है न भाषा के बाद आता है बोली, उसके बाद आता है स्थानीय बोली जो संकीर्ण है। स्थानीय बोली को संकीर्ण मतलब भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब बहुत कम ही ये है। यानी कि व्यापक रूप क्या है, भाषा का व्यापक रूप है, उसके बाद बोली है, उसके बाद स्थानीय बोली है। याद रखिएगा भाषा और बोली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भाषा ग्रामेटिकल के आधार पर होता है, जबकि बोली में किसी प्रकार का ग्रामर का यूज या कि सिद्धांत और नियम फॉलो नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका संकीर्णतम रूप है व्यक्ति बोली या एक व्यक्ति की भाषा। इसका जो सबसे संकीर्णतम यानी कि सबसे छोटा सिंपल जो रूप है व्यक्ति बोली या फिर व्यक्ति की भाषा है। संस्कृत भाषा के प्राकृत और अपभ्रंश आदि ऐतिहासिक रूप है। संस्कृत भाषा से जो प्राकृत भाषा बना किंबा उससे जो अपभ्रंश भाषा बना, ये सारा चीज़ क्या है, ऐतिहासिक रूप है। तो वर्तमान आर्य भाषाओं को उसके भौगोलिक रूप कहा जाता है। यानी कि वर्तमान में जो हम लोग भाषा बोली जाती है इसको आर्य भाषा का दर्जा दिया गया है और इस भाषा को किसके अंतर्गत रखा गया है न भौगोलिक रूप के अंतर्गत रखा गया है। ये वाला लाइन याद रखिएगा कि आर्य जो भाषा है यानी कि वर्तमान का जो आर्य भाषा है इसको भौगोलिक रूप में रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम टपकेगा। यानी कि वर्तमान की जो भाषा है इसको आर्य भाषा यानी कि आर्य भाषा बोली जाती है, तो आर्य भाषा को भौगोलिक रूप में कहा जाता है या भौगोलिक रूप में वर्गीकरण किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे वाला लाइन क्या बोल रहा है, भाषा का तीसरा आधार है प्रयोग। टोटल 4 महीने डिस्कस किया था, क्या क्या, इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माण। यानी कि भाषा का तीसरा आधार क्या है न प्रयोग है। याद रखिएगा भाषा का तीसरा आधार क्या है न प्रयोग। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कौन प्रयोग करता है, किस विषय के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग साधु है या असाधु है, प्रयोग हो रहा है या समाप्त हो गया है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इन सभी दृष्टियों से भाषा को जो रूप बनते वे इस प्रकार है, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा और राजनयिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, विकृत भाषा, मत भाषा, जीवित भाषा, प्रचलित भाषा और अल्प प्रचलित भाषा। ठीक है, ये सारी जो भाषा है जितने मैंने कहा या डिस्कस करी, ये सारी भाषा किसके अंतर्गत आता है, प्रयोग के अंतर्गत आता है। प्रयोग के आधार पर ये सारी भाषा को वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध भाषा, जो शुद्ध बोलता है उसको शुद्ध भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, जो अशुद्ध बोलता है उसको अशुद्ध भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि ये जितने भी भाषा है, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा, राजनयिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, विकृत भाषा, मत भाषा, जीवित भाषा या प्रचलित भाषा और अल्प प्रचलित भाषा या किंबा और दिया हुआ है। प्रयोग के अंतर्गत प्रयोग क्षेत्र, साधुता और प्रचालन के 3 उप आधार है। तो ये सारी जो भाषा मैंने कहा ये किसके अंतर्गत आता है न प्रयोग के आधार पर ये भाषा को वर्गीकृत किया गया। चौथा जो भाषा का विभिन्न रूप का जो आधार था वो चौथा आधार क्या है न निर्माता। याद रखिएगा चौथा आधार क्या है, निर्माता है। तीसरा आधार प्रयोग था, चौथा आधार निर्माता था। फर्स्ट था इतिहास था, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा प्रयोग और चौथा निर्माता।
ये 4 गो है। तो चौथा जो आधार है निर्माता, इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यह चौथा आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो चौथा भाषा का जो रूप के आधार पर बांटा गया है, जो चौथा नंबर, फोर्थ नंबर जो आधार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। यदि किसी भाषा का निर्माता समाज है और वह परंपरा से चली आ रही है, तो उसे समाज में भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि किसी भाषा का निर्माण अगर समाज के द्वारा किया जाता है और वह परंपरा से चली आ रही है, यानी कि आदिकाल से चली आ रही है, तो उसे उस समाज में उसको भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और यदि उसका निर्माण एक या दो व्यक्तियों ने किया है, तो उसे कृत्रिम या बनावटी भाषा कहकर उपहास दिया जाता है। यानी कि अगर दो या फिर एक व्यक्ति के द्वारा किसी भाषा का सृष्टि यानी कि रचना किया गया, तो उसको कृत्रिम या बनावटी भाषा का दर्जा या फिर उसको भाषा का उपहास दिया जाता। जैसे बहुत सारा जुआ एक टाइम था, जिस टाइम में 11 या 12 में पढ़ रहा था, उस टाइम जैसे बहुत सारा बच्चा यानी कि मेरा ही दोस्त सब क्या करता था, जैसे मैं जा रहा हूँ तो इसको उन लोग क्या बोलता था, हूँ अलग उल्टा तरीके से बोलता था, मैं जा रहा हूँ, ह रहा जा मैं, इस तरह करके उनको बोलता था और सबको समझ में आ जाता था, मेरे सिवाय, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था। क्योंकि उन लोग भाषा, जैसे उन लोग बोलता बोली तो लाबो लाबो बोलता था, भाषा साभा बोलता था, उन लोग समझ में आ जाता था। साभा बोल उन लोग बोलता था, जैसे मैं बोलता वो गलत भाषा बोला तो उन लोग बोलता था साभा लगत लबा, साभा लगत लबा, तो इन लोग उल्टा तरह से बोलता था। मतलब जो वर्ण है यानी कि जो शब्द है उसको उल्टा करके बोलता था। उन लोग को समझ में आ जाता था और मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मतलब ये क्या होता है, ये दो या दो व्यक्ति के द्वारा मतलब इसको सृष्टि किया जाता था, तो इसको भाषा का रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये समाज में नहीं बोला जाता था। ये दो चार आदमियों के बीच ही या लोगों के बीच ही कहा जाता था, इसलिए इसको कृत्रिम या बनावटी भाषा का रूप का दर्जा दिया गया था। भाषा के प्रयोगों के आधार पर यद्यपि अनेक भेद हो सकते हैं, परंतु कुछ प्रमुख भेदों को यहाँ हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मतलब भाषा के प्रयोग के आधार पर अनेक भेद हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ कुछ मतलब भेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो इसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या, मूल भाषा। भाषा तो बहुत सारा है, प्रयोग के आधार पर उसका बहुत भेद हो सकता है, लेकिन हम लोग का कुछ कुछ टर्म है जिसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, मूल भाषा। याद रखिएगा मूल भाषा है क्या चीज़। ठीक है, मूल भाषा जो है, यहाँ पर मूल भाषा जो दिया हुआ है, ये मूल भाषा है क्या चीज़। अति प्राचीन काल में जहाँ एक मानव समूह भावों विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी भाषा को अपना रहा होगा, यानी कि प्राचीन काल में मतलब आदिकाल में जहाँ पर मानव समूह मतलब जहाँ पर बहुत सारा आदमी लोगों रहता था, उसमें अपने मतलब भाव और विचार को एक दूसरे पर आदान प्रदान करने के लिए किसी भाषा को तो अपनाना पड़ेगा ही, चाहे वह इंडिकेट के माध्यम से हो या फिर बोल के हो। ठीक है, कुछ तो अपनाना पड़ेगा। वहाँ के व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाने से भरण पोषण के साधनों की कमी पाकर कुछ लोग इधर उधर चले गए होंगे। मतलब वहाँ से बहुत सारा व्यक्ति हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया परिवार में, तो क्या हो गया, बढ़ गया तो धीरे धीरे अलग हो गया, तो कहीं दूसरे जगह जाके रहने लगा, कुछ दूसरे जगह जाके रहने लगा। भौगोलिक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक कारणों से उनकी भाषा में अंतर आया होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, मतलब इतिहास के आधार पर देखेंगे और भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए 4 आदमी था, तो 4 आदमी वहीं पर रह गया और 2 आदमी किसी दूसरे स्थान पर चला गया, या फिर किसी दूसरे मतलब क्षेत्र में चला गया, जहाँ पर वहाँ पर भी कुछ आदमी रहे होंगे,
या फिर लोग रहे होंगे जिसका भाषा थोड़ा दूसरा टाइप का था, ठीक है। तो दूसरा टाइप का होने के कारण क्या हो गया, उन लोग जिस क्षेत्र में गया है वहाँ का भाषा को क्या करने लगा, एडप्ट करने लगा। और जो पहले 2 आदमी था वो वहीं पर रहने लगा तो उसका भाषा वही रह गया, और जो दूसरे जगह चला गया उसका भाषा में क्या हो गया, अंतर होने लगा, क्योंकि वहाँ पे जाके उस भाषा को भी एडप्ट कर लिया जो वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती थी, ठीक है। जब उस समूह के विशाल हो जाने पर कुछ लोग छूटकर अलग चले गए होंगे तो बार बार के परिवर्तनों से उनकी भाषा अपनी मूल भाषा से थोड़ी भिन्न हो गई होगी। यानी कि पहले जो 4 आदमी एक जगह पर रहते थे तो उन लोग का एक भाषा थी, जब चारों आदमी या फिर 2 आदमी जब अलग जगह चले गए तो उनकी भाषा में परिवर्तन हो गया। यानी कि मूल भाषा तो एक थी लेकिन भाषा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इस प्रकार एक भाषा परिवार का विकास हुआ होगा जिसमें कोई मूल भाषा रही होगी। भाषा की इस वंशगत विकास को चित्र द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, जो चित्र के माध्यम में हम लोग जानेंगे कि जो 2 व्यक्ति थे, पहले यहाँ पर 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति में 2 व्यक्ति इस जगह चला गया, 2 व्यक्ति यहीं पर रहने लगा। तो यहाँ पर जो 2 व्यक्ति चला गया इन लोग के द्वारा वहाँ की जो भाषा है उसको भी अडॉप्ट कर लिया और उन लोग के भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो गया। हो सकता है इन लोग हिंदी बोलता था उसमें बांग्ला शब्द भी घुसा दिया, जिससे क्या हो गया, भाषा में परिवर्तन होने लगा। हालांकि तो उसका जो मूल भाषा था वो एक ही था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चित्र के माध्यम में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ था। देखिए प्रथम अवस्था में क्या था, प्रथम अवस्था में क बोला जाता था। ध्यान से, भाषा मतलब बहुत सारा शब्द और वर्ड हो सकता है, बट हम लोग मतलब एक इमेज के द्वारा, एक फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। तो देखिए प्रथम अवस्था में चारों आदमी था, मान लीजिए यहाँ पर 10 आदमी 20 आदमी थे, तो इन लोग के द्वारा क बोला जाता था और क ही इन लोग का मूल भाषा था। क्या था, मूल स्थान और इसकी मूल भाषा था, क्या था, क। जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए द्वितीय अवस्था, यहाँ पर द्वितीय अवस्था मतलब कुछ आदमी छोड़ के दूसरा जगह चला गया, ठीक है, 3 आदमी 3 जगह चला गया मान लीजिए। तो यहाँ पर कुछ अलग भाषा मिला, यहाँ पर कुछ अलग भाषा मिला और यहाँ पर कुछ अलग भाषा मिला। यानी कि वहाँ पर क्या मिल गया, इसको ख मिल गया, इसको ग मिल गया, इसको घ मिल गया। 3 आदमी 3 जगह गया तो 3 अलग अलग भाषा सीखा। हालांकि मूल भाषा भी उसको पता है, क बोला जाता है। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, ये यहाँ पर भी इन लोग का वंश बढ़ने लगा, मतलब धीरे धीरे इन लोग का बच्चा बढ़ने लगा। अगर यहाँ पर 1 आदमी गया, इससे 3 आदमी हुआ, तो तीनों आदमी फिर क्या हो गया, इन लोग तीनों आदमी 3 अलग अलग जगह चला गया। तो तीनों अलग अलग जब जगह चला गया तो ख से इन लोग क्या सीख गया, च छ आ ज सीख गया। ये तृतीय अवस्था है, ठीक है। उसके बाद और 1 आदमी दूसरा जगह गया तो इसको पता चल गया, जो ग वाला आदमी है, ठीक है, ग वाला आदमी जब ग वाला आदमी क्या सीखा, ट ठ और ड सीखा। उसके बाद घ वाला आदमी जब तीसरा जगह चला गया तो ये सीख गया त थ और द। फिर क्या हुआ, च वाला जो च सीखा, ठीक है, ये क्या किया, ये फिर चतुर्थ अवस्था, ये भी दूसरा जगह चला गया। तो ये प और फ सीखा, छ वाला य र सीखा, ज वाला स और तालबस सीखा। इस प्रकार ट ठ ड वाला ह और ब सीखा, और थ वाला अ वा सीखा, और द वाला छठी उ और बड़ी उ सीखा, यानी कि सीखे। तो इस प्रकार कैसे कैसे भाषा का परिवर्तन हुआ, बोली का परिवर्तन हुआ, आप लोग इमेज के द्वारा समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तित्व सदैव एक जैसा नहीं रहता है, उसमें निरंतर विकास होते रहता है। मतलब व्यक्ति बोली या फिर व्यक्ति की जो भाषा है, व्यक्ति के द्वारा जो स्थानीय बोली है या फिर भाषा है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी भाषा में, उसकी बोलचाल में परिवर्तन होते रहता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति की बोली या भाषा भी निरंतर परिवर्तित और विकसित भी होते रहती है। व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा किसी व्यक्ति द्वारा एक समय में प्रयोग की गई भाषा के लिए भी
कहा जा सकता है और उसके जीवन पर्यंत प्रयोग में आने वाली भाषा के लिए भी है। एक व्यक्ति द्वारा जो भाषा बोली जाती है या फिर कोई भी भाषा का प्रयोग की जाती है वह उसके लिए जीवन पर्यंत चलते रहती है। हालांकि उसमें थोड़ा विकास होता है, बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर बोली जाने वाली भाषा को हम उसकी व्यक्तिगत भाषा का ऐतिहासिक विकास भी कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जीवन से लेकर मरण तक जो बोली जाती है वो उसका अपना व्यक्तिगत मतलब निजी भाषा है और इसको हम लोग ऐतिहासिक विकास भी कहा जा सकता है। व्यक्तिगत भाषा का ऐतिहासिक विकास भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो है अबोली या स्थानीय बोली। क्या चीज़ है? अबोली और स्थानीय बोली। इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ व्यक्तियाँ मिलाकर एक स्थानीय बोली और बोली का विकास कर लेते हैं। किसी स्थान विशेष पर रहने वाले कुछ लोग व्यक्ति बोली परस्पर व्यवहार में लाते तो वे एक स्थानीय भाषा का विकास कर लेते हैं। इसी स्थानीय भाषा को उपबोली कहा जाता है। याद रखिएगा, मतलब कुछ व्यक्तियों के द्वारा यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा दो चार या कुछ भी मतलब 10 12 50 लोगों के द्वारा उन लोग के द्वारा क्या होता है न, एक बोली जिसको स्थानीय बोली का मतलब विकास करते हैं। कुछ मतलब अलग टाइप का भाषा का विकास करते हैं, बोली का विकास करते हैं। भाषा नहीं, भाषा अलग चीज़ हो गया, बोली। ठीक है, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले कुछ लोग व्यक्ति बोली परस्पर व्यवहार में लाते हैं। यानी कि जो बोली का विकास किया उसको वहाँ पर 50 आदमी ने उसका मतलब डिस्कस किया बोली के बारे में और उसको मतलब व्यवहार में लाने लगा। किसका? वही बोली को। तो वो एक स्थानीय भाषा का विकास कर लेते हैं। इस प्रकार वो बोली क्या होता है, धीरे धीरे स्थानीय बोली या फिर भाषा में विकास हो जाते हैं। इसी स्थानीय भाषा को उपबोली कहा जाता है। और इस प्रकार जो विकास हुआ बोली का, भाषा का, इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा को उपबोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र काफ़ी छोटा होता है, मतलब एक गांव या एक गांव के लोगों के द्वारा विकास किया जाता है, तो ये छोटा है। जिसमें यह प्रयोग की जाती है यह असाहित्यिक और असाधु होती है। प्रायः इसका प्रयोग अशिक्षित लोग करते हैं। ठीक है, और ये मतलब नियम और सिद्धांत के अनुसार विकास नहीं होता है, इसलिए बोली के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए इसको अशुद्ध या फिर असाधु बोली भी कहा गया है, क्योंकि ये अशिक्षित लोगों के द्वारा विकसित किया जाता है। शिक्षित लोगों के द्वारा विकसित नहीं करते और प्रयोग भी नहीं करता, क्योंकि शिक्षित तो व्याकरण के अनुसार बोलते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे बोली और भाषा क्या चीज़ है। ठीक है, बोली और भाषा के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर जैसे एक उपबोली का रूप लेती है। बहुत सी व्यक्ति मतलब जैसे जस्ट इसके पहले हम लोग डिस्कस किए कि एक गांव मतलब छोटा सा एरिया में 10 12 या फिर 50 आदमियों के द्वारा क्या किया जाता है, एक बोली का मतलब सृष्टि किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसको उपबोली कहा जाता है। यानी कि उपबोली का रूप ले लेते हैं, तो वही चीज़ है। उसी प्रकार बहुत सी उपबोलियां मिलकर एक भाषा क्षेत्र का निर्माण करती है और बहुत सारी उपबोली का निर्माण होता है। एक गांव में ये हुआ, दूसरा गांव में ये हुआ, इस प्रकार एक एरिया बना के क्या हो जाता है न, भाषा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। मतलब 10 12 गांव मिलके मतलब उस गांव में एक भाषा का, सब बोली को जोड़ के एक भाषा का निर्माण कर दिया और बोल दिया कि इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। एक भाषा क्षेत्र में कोई बोलियां होती है, जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं। जस्ट ठीक है, मैंने इसका डिस्कस पहले भी किया था कि हिंदी का ही मान लीजिए कि हिंदी का क्षेत्र जैसे खड़ी बोली हिंदी, ब्रज हिंदी, अवधी हिंदी, ये सारी क्या चीज़ें, अवधी का अलग क्षेत्र है, ब्रज का अलग है और खड़ी बोली का अलग है। बस तीनों क्या है, उपबोली है और सबको मिला के एक हिंदी का रूप दिया गया। मतलब है कि भाषा क्षेत्र बोल दिया गया कि ये वाला जितना जहाँ जहाँ तक मतलब खड़ी बोली और अवधी बोली और ब्रज बोली बोली जाती है हिंदी में, ये सारे एरिया को एक मतलब हिंदी का एरिया कहा गया।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से केवल बोली और भाषा का ही महत्व है। व्यक्ति बोली और उपबोली भाषा वैज्ञानिक महत्व नहीं रखती। यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो बोली जाती है, कुछ भी बोला जाएगा व्यक्ति के द्वारा, और उपबोली उसका दर्जा दिया जाता है, तो इसको वैज्ञानिक महत्व नहीं दिया जाता। वैज्ञानिक महत्व उसी को दिया जाता है जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से केवल बोली और भाषा का ही महत्व बताती है। बोली क्या चीज़ है? एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत मतलब मान लें हिंदी बोला जाता है, हिंदी के साथ साथ एक ऐसी भाषा का मतलब सृष्टि किया जाता है, उत्पत्ति किया जाता है जिसको अलग अलग रूप होता है, उसको बोली कहा जाता है। कोई बोली तभी तक बोली रहती है जब तक कि उसे साहित्य और धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण विशेष महत्व नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, वही चीज़ आ गया कि उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल और सिद्धांत फॉलो नहीं होता है, उसमें कोई धर्म का व्यवहार नहीं होता, ना ही राजनीतिक दृष्टि से उसमें कोई विश्लेषण किया जाता है। तो वह मतलब भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वो बोली ही होता है। अन्य बोलियों की तुलना में किसी बोली की विशेषताएं आदि इतनी विकसित हो जाती है कि अन्य बोली बोलने वाले उसे समझने लगते हैं। यानी कि बोली जिसका विकास हुआ, उत्पत्ति हुआ, इसमें मतलब इसकी विशेषता इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें इतना विकसित हो जाता है बोली में कि जो लोग नहीं समझते हैं ये लोग भी अब समझने लग जाते हैं, और इस प्रकार भाषा बन जाती है। और इस प्रकार बोली क्या हो जाती है? भाषा बन जाती है। ब्रज, अवधी आदि बोलियों को तुलसी, जायसी आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से विशेष महत्व प्रदान करते हुए भाषा के पद तक पहुंचा दिया। यानी कि ब्रज और अवधी जो बोली थी, इसको दो मतलब विद्वान ने, तुलसी और जायसी, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इतना विकसित और मतलब श्रेष्ठ कर दिया, इसको इतना मतलब वायरल कर दिया जिसको बोलते हैं, कि इसको एक भाषा का दर्जा के रूप में मतलब पहुंचा दिया। इसी प्रकार हिंदी, रूसी, संस्कृत, ग्रीक तथा अरबी आदि विश्व की प्रसिद्ध भाषाएं हैं, अपने प्रारंभिक रूप में कभी बोलियां ही रही होगी। यानी कि जिस प्रकार हिंदी है, रूसी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ग्रीक भाषा है, अरबी भाषा है, ये भाषाएं भी तो कभी एक टाइम पर बोली थी, धीरे धीरे इसमें विकास होने लगा तो इसको भाषा का दर्जा देने लगा, यानी कि दे दिया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है यानी कि लाइन है, वो है बोलियों के बनने के कारण। यानी कि बोलियां जो है किस प्रकार बनती है, इसका भी कारण हम लोग रीजन जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? बोलियों की अलग इकाई के विकसित होने में प्रमुख कारण भौगोलिक है। यानी कि जो बोली है, भाषा और बोली तो समझ ही गए होंगे कि किसको भाषा और किसको बोली कहा जाता है। तो बोली का जो विकसित हुआ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है भौगोलिक कारण, जब जियोग्राफिकल मतलब रीजन। ठीक है, क्या कारण है? भौगोलिक कारण है। याद रखिएगा ये लाइन, बोली का बनने के कारण भौगोलिक कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। एक भूखंड के लोग किसी प्राकृतिक संकट के कारण यदि अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थान चले जाते हैं तो उसकी भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है और बोली का रूप धारण कर लेती है। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भूखंड मतलब कोई एरिया, मान लीजिए दिल्ली एक विकसित स्टेट या यूनियन टेरेटरीज है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती है एकदम शुद्ध भाषा, जो मतलब ग्रामेटिकल का आधार पर उन लोग बोलता है, नियम के आधार पर बोलता है। बट वहाँ पर कुछ प्राकृतिक संकट होने के कारण लोग, प्राकृतिक हो सके, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और भी प्राकृतिक संकट हो सकता है, पानी का संकट हो गया, जिसके कारण लोग छोड़कर, उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चला गया, जंगल झाड़ी एरिया है जहाँ पर उसको सारी चीज़ मिलने लगा, जहाँ पर उन लोग जीवन यापन करने लगे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे गया तो उन लोग भाषा का जो भाषा बोलता था, भाषा का जो रूप बोलता था, उन लोग धीरे धीरे उन लोग नियम और कानून को छोड़कर धीरे धीरे उन लोग मतलब नियम छोड़, मतलब भाषा जैसे मैं जा रहा, ठीक है, तो ये भाषा मतलब ग्रामर के नियम के आधार पर बोला गया मैं जा रहा, तो उन लोग जैसे दूसरा एरिया पर चला गया तो उन लोग क्या, हम जा रहे, तो यहाँ ग्रामर को फॉलो नहीं किया। एक आदमी जब बोलता है तो बोल रहा कि हम जा रहे, तो ये गलत बोल रहा, तो धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गया,
बोली में चेंज हो गया, क्योंकि भाषा का विकास में अवरुद्ध पैदा हो गया, क्योंकि वह उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरा क्षेत्र चला गया। ये इम्पोर्टेंट रीजन है। तो इस कारण को क्या बोलते हैं? भौगोलिक कारण कहा जाता है, क्योंकि भौगोलिक मतलब जमीन को छोड़कर दूसरा जगह चला गया। इसीलिए कभी कभी लोग राजनीतिक या आर्थिक कारणों से भी अपना क्षेत्र छोड़कर दूर कहीं बच जाते हैं। कभी कभी आर्थिक मतलब अगर रोजगार नहीं हुआ, मान लीजिए किसी कारणवश दिल्ली में गया था, दिल्ली में ही बैठ गया, कंपनी बंद हो गया, रोज मतलब आर्थिक मतलब पैसा नहीं कमाने लगा, तो छोड़कर फिर वापस दूसरा जगह चला गया। ये कारण हो सकता है राजनीतिक कारण, मतलब राजनीतिक हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो सकता है, और बहुत सारा रीजन हो सकता है, मस्जिद मंदिर में लड़ाई हो सकता है, राजनीतिक दो पार्टियों में लड़ाई हो गया, जिससे मतलब सांप्रदायिक की घटना फैल सकती है, जिसके कारण छोड़कर वहाँ से दूसरा जगह जाके रहने लगा। ये दो कारण भी हो सकते हैं। वहाँ उनकी नई बोली विकसित हो जाती है। जब छोड़कर दूसरा जगह चला जाता है तो वहाँ पर उसकी भाषा को छोड़कर धीरे धीरे बोली में विकसित हो जाता है। भूकंप या जल प्लावन आदि की स्थितियों में भी लोग अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र चले जाते हैं और उनकी भाषा एक बोली का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनका सामाजिक संपर्क अपने क्षेत्र से कट जाता है। जैसे इस क्षेत्र में रहता था, यहाँ भाषा बोली जाती थी, ठीक है, अब भाषा अब यहाँ पर भूकंप हो गया, राजनीतिक आर्थिक कारण हो सकता है, छोड़कर दूसरा जगह चल गया, तो यहाँ पर क्या होने लगा? इन लोग बोली बोलने लगा, यानी कि भाषा उसका जो नियम था वो छूट गया, अब धीरे धीरे बोली में वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बोलियों के महत्व पाने के कारण। बोली जो विकसित हो गया, बोली में कन्वर्ट हो गया, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? क नंबर में दिया गया है, यानी कि पहला कारण क नंबर में, कोई कोई बोली अपनी आसपास की बोलियों को दबाकर प्रभावशाली हो जाती है या उसके क्षेत्र की अन्य बोलियां मत जाती है, तब ऐसी अवस्था में वो बोली या भाषा का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए दिल्ली में 10 आदमी छोड़कर मान लीजिए यहाँ झारखंड में आ गया। कहाँ पर? झारखंड में। तो इन लोग के द्वारा जो बोली या भाषा बोली जाती थी, यहाँ पर जैसे आ गया तो यहाँ के आदमी को भी इन लोग इतना प्रभाव डाल दिया, इतना ज़्यादा डाल दिया कि इन लोग भी सीख गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ की जो बोली और भाषा थी वो दब गया, ये वाला स्टार्ट हो गया। ठीक है। ख नंबर में क्या है? ख नंबर में जो दिया गया है, किसी बोली में जब कोई साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर देता है तो वो बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे ब्रज और अवधी और मगधी, इस सब में क्या हुआ, कवि ने क्या किया था, इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि ये भाषा का रूप धारण कर लिया। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि किसी बोली में अगर साहित्यकार या कवि के द्वारा अगर उसको इतना पॉपुलर कर दिया, इतना उसमें रचना कर दिया जाता है, उस बोली में जो बोली भाषा का रूप अभी बना नहीं है, तो धीरे धीरे किस में आ जाता है, भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। ग नंबर का जो पॉइंट है, धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली को विशेष महत्व प्रदान करती है। धार्मिक श्रेष्ठता यानी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ बोली है, उसमें भी उसको भाषा में कन्वर्ट करने में उसको आसानी होती है। कृष्ण का संबंध मथुरा से होने के कारण वहाँ आसपास बोली जाने वाली ब्रज बोली भाषा का रूप में विकसित हो गई है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो मथुरा में रहते थे, तो उसके द्वारा ब्रज भाषा में बोला जाता था, तो ब्रज बोली में बोला जाता था, धीरे धीरे ब्रज भाषा में कन्वर्ट हो गया। सूरदास और रसखान जैसे श्रेष्ठ कवियों ने अपनी लोकप्रिय साहित्यिक रचनाओं से ब्रज भाषा को समृद्धि के शिखर तक पहुंचा दिया। यह केवल ब्रज बोली न रहकर ब्रज भाषा बन गया। किसने? लोकप्रिय रचनाकार, याद रखिएगा, सूरदास और रसखान, इन्होंने ब्रज भाषा को किस में पहुंचा दिया, ब्रज भाषा में, ब्रज बोली को ब्रज भाषा में पहुंचा दिया। ठीक है, सूरदास और रसखान, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कहलाने लगी और रीतिकाल तक संपूर्ण साहित्य रचना का एकमात्र माध्यम यही ब्रज भाषा थी। यानी कि फेमस तक कर दिया कौन, रसखान और सूरदास। रसखान और सूरदास ने ब्रज बोली को ब्रज भाषा में कन्वर्ट करके फेमस कर दिया। बट रीतिकाल तक संपूर्ण साहित्य रचना का एकमात्र ब्रज भाषा, रीतिकाल में मतलब उस टाइम जब कृष्ण भगवान थे, उस टाइम जो साहित्य का रचना किया जाता था उसकी भाषा ब्रज भाषा ही थी।
क्या थी? ब्रज भाषा। कृष्ण लीला जो लिखा गया वो ब्रज भाषा में ही होगा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का गुरुमुखी लिपि में हुआ साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। यानी गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इससे ब्रज भाषा के महत्व का पता चलता है। इससे ब्रज भाषा के महत्व का पता चलता है। इससे पता चलता है कि ब्रज भाषा कितना फेमस हो चुका था, कितना मतलब ये फैल चुका था। ठीक है। तो आज तक हम मतलब आज के क्लास में हम लोग भाषा के विविध रूप के बारे में पढ़ लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श या परिनिष्ठित भाषा। क्या चीज़ पढ़ेंगे? आदर्श या परिनिष्ठित भाषा। और भी टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास को वहीं तक लास्ट करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और क्लास को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।